अ, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नीलेश खंडेलवाल जी MBBS एस्कॉर्ट के पूर्व चिकित्सक हैं और इनके साथ बैठे हैं SK योगी साहब और अनिल जी ड्यूटी डॉक्टर जो कि मोनिका हॉस्पिटल के अंदर अंदर डॉक्टर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी सेहत का ख्याल हमारे न्यूज़ 10 हिंदी के अंदर। सर, सबसे पहले जब पेशेंट को पता चलता है कि वो पॉजिटिव है तो सबसे पहले वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन लेने भागता है, जिसकी वजह से काला बाजारी भी होती है। तो सर, ये इंजेक्शन कब और किस स्थिति में लेना चाहिए? रेमडेसिविर के लिए हमको सबसे पहले कोरोना को समझना जरूरी है। कोरोना की एक वायरस है जिसकी 2 फेजेज होती है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस की रेप्लिकेशन फेज होती है। रेप्लिकेशन फेज के बाद में पल्मोनरी लंग्स की फेज आनी शुरू होती है। फर्स्ट 7 to 9 डेज कोरोना की रेप्लिकेशन फेज चलती है। रेमडेसिविर का सबसे अच्छा इफेक्ट इन अर्ली 7 डेज में ही होता है, लेकिन ये जो अर्ली 7 डेज है उसके अंदर जनरली आम आदमी उस टाइम को वेस्ट कर देता है। या तो वो यहाँ वहाँ घूमता है, या उसने अपनी दवाइयों को प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया होता है, या उसको प्रॉपरली केयर नहीं मिली होती है। दूसरी बात है, हर मरीज को रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं होती है। यदि इसका वायरल लोड कम है, फर्स्ट पॉइंट, यदि उसका वो पेशेंट का CT के अंदर कोई चेंजेस नहीं है और उसके सिम्टम्स भी माइल्ड फॉर्मेट में है, तो उस फेज में इन दोनों कंडीशंस के अंदर भी पेशेंट को ना पैनिक बाइंग नहीं करनी चाहिए और रेमडेसिविर के लिए रश नहीं, भागना नहीं चाहिए। सिंपल बात है, रेमडेसिविर की ज़रूरत कहाँ है? पहले 7 दिन में 12 से ज़्यादा का CT स्कोर हो, और तीसरी चीज़ है पेशेंट को कंटिन्यू बुखार आ रहा हो, दवाइयाँ चलने के बाद भी कंटिन्यू बुखार आ रहा हो, उसका सैचुरेशन ओरल मेडिसिन के बाद भी सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा हो। कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन है जो रेमडेसिविर के लिए बताए गए हैं। ये रेमडेसिविर का मेन हुआ। सर, कोरोना का पता चलने के बाद में सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोरोना का सबसे पहले पता चलने के बाद में आपको उसकी स्थिति को समझना चाहिए। अगर आप माइल्ड कैटेगरी में आ रहे हो, मॉडरेट कैटेगरी में आ रहे हो, या सीवियर कैटेगरी में आ रहे हो। माइल्ड में मतलब आपका सेचुरेशन जो अपन ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से अपन चेक करते हैं वो 94-95 से ऊपर रह रहा है, आपको बुखार नहीं आ रहा है, या पिछले 72 घंटे में बुखार था अभी नहीं है, और CT के अंदर 6-7 का स्कोर आ रहा है, 8 तक स्कोर आ रहा है, तो अपन और रेस्पिरेटरी रेट जो अपन सांस लेने की गति है वो अगर 24 से ज़्यादा कम है तो ये माइल्ड कैटेगरी में आएगा। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उल्टा लेटना है, गर्म पानी पीना है, स्टीम लेना है, और जो भी नज़दीकी डॉक्टर हो उससे परामर्श लेना चाहिए। दूसरा, अपन मॉडरेट कैटेगरी की बात करें, उसमें सेचुरेशन आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करने पे 94 से 90% तक रह रहा है, और जो सांस लेने की गति है वो 24 से 30 तक रह रही है, और CT के अंदर 12 से 15 तक का स्कोर आ रहा है, तो ये आप मॉडरेट कैटेगरी में मान सकते हैं। इसमें जैसा कि सर ने बताया कि रेमडेसिविर की नीड तभी होगी तब आपको अगर कंटिन्यू फीवर है, आपको अगर फीवर नहीं है, 72 घंटे पहले तक थी, तो रेमडेसिविर कोई ज़्यादा रोल नहीं रखता। तो उसमें डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कब लगाना है कब नहीं लगाना। तो ये मॉडरेट कैटेगरी की बात हुई। इसमें सावधानी यही रखना है कि जितना ज़्यादा आप उल्टा लेट सकते हो 16 घंटे तक, तो उल्टा लेटना है, कलवटे बदल के लेटना है, 16 गिलास दिन के पानी पीना है, और नज़दीकी डॉक्टर ने जो भी आपको दवाइयाँ दी हैं वो प्रॉपर लें टाइम के अनुसार। सीवियर कैटेगरी की बात करें तो उसमें 90 से कम आपका सेचुरेशन आ रहा है, और धड़कने 30 से भी ज़्यादा, वो जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने की गति अगर 30 से ज़्यादा है, और बुखार अभी भी आ रहा है, CT के अंदर आपका स्कोर 15 से ज़्यादा आ गया है, तो ये सीवियर मतलब गंभीर स्थिति हो सकती है। इसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने की संभावना है। इसमें कतई लापरवाही नहीं बरतें। और अगर इन केस आपको सीवियरिटी है और फिर भी आप बेटर फील कर रहे हो, तो जो मैंने मॉडरेट और माइल्ड कैटेगरी में बताया है वो सावधानियां रखें, तो हो सकता है कि आप सीवियर कैटेगरी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हो। सर, जब आज तक सबसे ज़्यादा युवा संक्रमित हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखो, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें तो ये शायद
इसका आंसर हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मिलेगा। युवा, हमारा इंडिया युवा, उसमें युवाओं का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, युवाओं के ऊपर डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे बच्चे और बूढ़े नॉन अर्निंग पॉपुलेशन में काउंट होते हैं, और जो यंगस्टर जिनको हम एडल्ट्स बोलते हैं, एडल्ट्स ही अर्निंग है। तो एडल्ट को कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपने सोशल वर्कआउट्स निभाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। इस घर से बाहर निकलने में कहीं पर भी यदि थोड़ी सी भी चूक या लापरवाही हो जाए तो वो चीज़ उस इंडिविजुअल पर्सन, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। क्योंकि एक आदमी जब पूरी सुरक्षा के साथ घर से बाहर जाता है, नौकरी पे जाएगा या कहीं पर भी जाएगा, यदि उसने अपने मास्क को थोड़ा सा भी प्रॉपर तरह से नहीं लगाया, जो कि हम बहुत रूटीन देखते हैं, नाक के नीचे मास्क का लगाना, मुंह बार बार रहना, हाथ से उस मास्क को ऊपर नीचे करना, इसके अलावा किसी से हैंडशेक करना या फिर मास्क को नहीं लगाना, तो उन सब फेजेस के अंदर वो कहीं पर भी एक्सपोज हो सकता है। इस वायरस की एक खासियत है कि ये वायरस चुपचाप अपने आप को अंदर पहले बढ़ाता रहता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर वो एक स्प्रेडर की तरह से भी काम करना शुरू कर देता है। तो जब तक पेशेंट के सिम्टम आते हैं तब तक वो अपने परिजनों को भी एक्सपोज कर चुका होता है। ये इस वायरस की सबसे बड़ी खासियत भी कह सकते हैं, नुकसान भी कह सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर तो मरीज को ऑक्सीजन लेवल कहाँ से और किस तरीके से चेक करते हैं आप? ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू किया जाता है या फिर मॉनिटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मॉनिटर में भी पल्स ऑक्सीमीटर आता है, उसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं कि इसका सेचुरेशन अभी कितनी आ रही है पेशेंट की। तो पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू या मॉनिटर में जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसके थ्रू इनके द्वारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। जैसे कि अगर बेड नहीं मिल पा रहा हो तो स्थिति में क्या करते हैं आप, अगर इमरजेंसी हो जाए? यदि इमरजेंसी है, बेड नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें जैसा कि अभी डॉक्टर योगी जी ने बताया था, 3 प्रकार के फेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यदि पेशेंट माइल्ड और मॉडरेट के अंतर्गत आता है तो उसको घर पर रहकर भी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। लेकिन यदि सीवियर है तो ऐसी कंडीशन में वो जहाँ तक हो सके उसको हॉस्पिटलाइज करना ज़्यादा बेटर रहता है। स्थिति कोरोना पॉजिटिव आने पर स्थिति बिगड़ती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको पेशेंट को जितना आप उल्टा लिटाओगे, मतलब अभी प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में, आप जितना उल्टा लिटाओगे उसका उतना ही सेचुरेशन बढ़ता जाएगा। इसमें इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अपने लंग्स के 2 पार्ट होते हैं, एक बड़ा वाला जो ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। तो अभी जब जितनी भी CT स्कैन्स में देखा गया वो लोअर लोब लंग्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोअर लोब होते हैं वो पीछे का एरिया ज़्यादा कवर करता है और अपर लोब होते हैं वो आगे का एरिया ज़्यादा कवर करता है। तो ऐसे में जब पेशेंट उल्टा लेटता है तो उसके लंग्स ज़्यादा अच्छी तरह एक्सपांड होते हैं। तो जो वेंटिलेशन होता है लंग्स का वो प्रॉपर होता है, उससे सेचुरेशन बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन है। तो जैसे आपको पेशेंट की गंभीर स्थिति हो रही है उसको उल्टा लेटाएं, आपके पास अगर कोई टेबल फैन है तो उसके मुंह पे ब्लो करें। इससे भी क्या होता है कि पॉजिटिव एक ब्लो के तौर पे ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ये कुछ घरेलू नुस्खे भी बोल सकते हैं कि आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ाने के बड़े बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं अगर प्रॉपर और जल्दी दिया जाए तो। ना कि घर पे अगर क्वारंटाइन किया जाए तो घर पे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, आज के ये जो पेंडेमिक जोन चल रहा है पूरा कोरोना महामारी का, तो इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम ये समझें कि किस मरीज को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ख़ास बात ये है कि हमारे संसाधन सीमित हैं, हॉस्पिटल बेड सीमित है, और सबसे बड़ी बात है जो भी हमारे पास में संसाधन है वो ज़रूरतमंद के काम आए। तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि किसको कौन घर पे ट्रीट हो सकता है। माइल्ड या अर्ली मॉडरेट जो केसेस होते हैं वो आराम से घर पे ट्रीट किए जा सकते हैं। जैसा कि योगी जी ने बताया कि जो माइल्ड और मॉडरेट का डेफिनेशन डॉक्टर साहब ने पूरा बताया था, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाए तो वो पेशेंट अर्ली मॉडरेट तक के केसेस घर पे आराम से आसानी से ट्रीट किए जा सकते हैं विद क्लोज ऑब्जर्वेशन।
आज के टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी में वीडियो कॉलिंग से लेकर के और हर तरीके की मॉडलिटी अवेलेबल है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल आकर के ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हो, उसको अपने वाइटल्स बता सकते हो, उससे आप उचित परामर्श ले सकते हो और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हो। इससे आपका जो पैनिक है वो भी कम होगा, आपको ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलेगा और इन सब के अलावा आपके जो हमारे जो ज़रूरी इस टाइम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें संसाधन, बेड्स, मैन पावर, दवाइयाँ, ये सब किसी ज़रूरतमंद पे काम आ सकें। सर, आपके मोनिका हॉस्पिटल के अंदर अब तक कितने कोविड जो पेशेंट आए तो रिकवर होकर जा चुके हैं? हमारे यहाँ पर कोविड का रेगुलर इंडोर चल रहा है। रेगुलर इंडोर के अंदर हम लोगों ने कोरोना जब से शुरू किया है तब से ऑलमोस्ट 80 के आसपास पेशेंट्स एडमिट हो चुके हैं और अभी तक सेकेंड वेव के अंदर लास्ट ईयर के अंदर हमने करीब 250 पेशेंट्स को इंडोर किया था। अब की बार लगभग 80 पेशेंट्स अब तक एडमिट हो चुके हैं और अब तक हमारा पूरा जो एक्सपीरियंस रहा है और कंप्लीट रहा है, हम लोगों ने दिन और रात मेहनत करके रिजल्ट दिया है, जिसके अंदर अभी तक हमारे एक भी मॉर्टेलिटी नहीं हुई है। मैंने सुना है कि एक बहुत बुजुर्ग महिला थी जो कोरोना पॉजिटिव थी, तो उसको आपने किस तरीके से ट्रीट किया उनको? हाँ, एक अभी हमने डिस्चार्ज किया है, एक नहीं बल्कि 2 बताना चाहूँगा। एक तो कोटा से कोई पेशेंट रेफ़र होकर आए थे, उनका सिचुएशन काफ़ी कम था, तो हमने उनको प्रॉपर वेंटिलेशन दिया, प्रॉपर केयर की और उनको हाई फ्लो पे मेंटेन नहीं कर रही थी तो हमने उनको बाईपेप लगाया, राउंड द क्लॉक बाईपेप लगा के उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो काफ़ी इम्प्रूव होकर डिस्चार्ज हो चुकी। दूसरी एक और पेशेंट थी, वो पहले वाले से थोड़ा यंग थी, 40 ईयर्स के अराउंड एज थी, तो उनको भी काफ़ी रिकवरी अच्छी हुई है और उम्मीद करते हैं कि वो सर्वाइव करेंगे। जब अंदर रहते हो यूनिट, जो कि बहुत ज़्यादा कोविड केयर सेंटर है, उसके अंदर रहते हो, तो आप क्या क्या सावधानियां बरतते हो? एक्चुअली सबसे पहले मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमेशा मास्क लगा के रखता हूँ। अंदर पीपी किट पहन के रहते हैं हम लोग पूरे स्टाफ और सब स्टाफ और सारे एक दूसरे से थोड़ा गैप बना के रखते हैं और पेशेंट की एक एक पल की खबर हम लोग रखते हैं, एक एक सेकंड की खबर की, कब उसकी सैचुरेशंस कम ज़्यादा हो रही है, कब उसकी पल्स कम ज़्यादा हो रही हैं या उसका बीपी, मतलब उसकी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हम पेशेंट्स की जानकारी रखते हैं पल की, और हर सेकंड हम पेशेंट का पूरा ध्यान रखते हैं और सारी सावधानियां बरतते हुए, जैसे पीपी किट है, मास्क है एंड सैनिटाइज करते रहते हैं हमारे हाथ वगैरह को, तो ये सब चीज़ें कम। नीलेश जी, आपके हॉस्पिटल मोनिका हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं? आज के आधुनिक ज़माने के अंदर अगर आपको एडवांस आईसीयू चलाना है तो आपके पास मशीनरी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने शुरुआत से इस चीज़ पे ध्यान दिया है। मैं शुरुआत करूंगा कि हम आईसीयू से, तो हमारे पास में एडवांस आईसीयू सिस्टम है, जिसमें डबल डोर एंट्री से लेकर के सेंट्रल कूलिंग सिस्टम से लेकर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर के मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, इन्फ्यूजन पम्प्स, फुली मोटराइज आईसीयू बेड्स, इसके अलावा वेंटिलेटर, बाईपेप, एबीजी मशीन्स, ट्रेंड स्टाफ, ये सब चीज़ें हमारे राउंड द क्लॉक 24 घंटे के लिए 24 घंटे अवेलेबल है हमारे पास में। और आईसीयू के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे मोबाइल एक्सरे हुआ, अगर हम कहते हैं ईसीजी वगैरह हुई, 24/7 लेबोरेटरी हुई, ये सब चीज़ें हमारे पास में रेगुलरली अवेलेबल हैं। तो आईसीयू के हिसाब से हमारे पास में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कहने का मतलब ये होगा, जो भी अगर कोई पेशेंट आता तो उसे आपके हॉस्पिटल से दोबारा कहीं भेजना नहीं पड़ता, सारी सुविधा यहीं पे आप प्रोवाइड कराते हैं। हमने कोशिश की है कि यहाँ पर हम सभी पेशेंट्स को मैक्सिमम आईसीयू केयर दे सकें, जो एक आइडियल मैक्सिमम आईसीयू केयर है, चाहे वो इंट्यूबेशन हो, चाहे सेंट्रल लाइन हो, चाहे डायलिसिस वर्कआउट हो, चाहे कैथेटराइजेशन हो, चाहे वेंटिलेशन हो, चाहे उसको ऑक्सीजन हो, चाहे नेबुलाइजेशन हो, चाहे अटैक का ट्रीटमेंट हो, चाहे एक्सीडेंटल ट्रॉमा का केस हो, हर तरीके के केस को हम लोग यहाँ पर अटेंड करते हैं। हम लोग कंटिन्यू इस चीज़ पे फोकस रखते हैं। सर, जनता के नाम में कोई संदेश देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में? कोरोना काल एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोरोना एक ऐसी चीज़ है जो जंग है, एक अनदेखी जंग।
इस अनदेखी जंग का सैनिक हर एक आम आदमी है, वो चाहे किसी भी तौर पे अपने साथ अपने तरीके से लड़ रहा है। इस कोरोना काल के अंदर हर आदमी को इस कोरोना को फैलने से रोकना है, उसमें उसका जो पार्टिसिपेशन होगा यही सबसे बड़ा होगा। दूसरी चीज़ है वो कैसे रोक सकता है, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स, प्रॉपर अपनी है ना साइंटिफिक नॉलेजेस के साथ में। सरकार के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। सरकार के द्वारा हर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सब चीज़ों के द्वारा लोगों को अवेयर किया जा रहा है। लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य शक्ति से है, एक ऐसी शक्ति जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसे हमने फर्स्ट वेव को हराया है, उसी तरह हम सेकंड वेव को भी हरा सकते हैं। केवल एक हमको जज्बा चाहिए, हमें एक समझदारी चाहिए और हमें एक नियमबद्ध तरीके से एक लड़ाई को लड़ना है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या कोविड का इंजेक्शन है वो किस उम्र तक का लास्ट ले सकते हैं? उसमें कोई एज का कोई लिमिट है या कोई भी ले सकते हैं? कोविड वैक्सीनेशन के लिए अगर हम बात कहते हैं तो अभी इसके ऊपर क्या है, रिसर्च होनी बहुत रिसर्च होनी बाकी है। लेकिन जैसे अभी रिसर्च के डाटा आ रहे हैं तो इसमें धीरे धीरे सामने आ रहा है कि आप 18 से लेकर के और एज में कितनी भी अपर एज तक के पेशेंट, अपर एज लिमिट नहीं है, लोअर एज के अंदर 18 एज तक के बच्चों को लगा सकते हो। इसमें 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। लोगों के बीच में एक तो भ्रांति है कि मैं कार्डियक केस हूँ, मैं ब्लड थिनर ले रहा हूँ, टीका लगवा लूँ क्या या नहीं लगवाऊँ। लोग अगर ब्लड थिनर ले रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप टीका लगवा सकते हो। टीका लगवाने में उसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उसके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ है कार्डियक केस, किडनी के केसेस, जिनको ऑलरेडी लंग्स की कोई डिजीज़ है, चाहे अस्थमा, COPD या सिलिकोसिस या कुछ भी चीज़ है, तो लो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, इनके लिए वैक्सीनेशन एक रामबाण की तरीके से है। आज अगर उन्होंने ये वैक्सीनेशन कराया है तो भविष्य में वो कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद कोरोना के इस सीवियरिटी से बचेगा। ये सीवियरिटी से बचना ही सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि एक जान की कीमत होती है और वो जान जब बच सकती है तो उसके लिए सीवियरिटी से बचना। डॉक्टर सर, ऐसा माना गया है कि अगर कोवैक्सीन लिया जाए तो फर्स्ट ले ले, सेकंड ले लेते हैं, दोनों डोज ले ले, उसके बाद में भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है बंदा तो उसकी मौत नहीं होती। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात डेफिनेटली सही है। इससे क्या होगा कि 2 डोज लगवा लिए तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ गई कोरोना के प्रति, कोरोना पॉजिटिव हो भी सकते हो, लेकिन उसकी जो सीवियरिटी ना, घातक या मारक क्षमता है वो आपको कम होगी, मतलब कोरोना की। जो इसमें क्या होता है कि बॉडी रिएक्ट करती है उसके प्रति, तो जो रिएक्शन होगी ना वो कम होगी, इसलिए ज़रूर लगवाएं। थैंक यू हमारे न्यूज़ 10 हिंदी से बात करने के लिए आप सभी, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर योगी साहब और डॉक्टर अनिल जी, आप बहुत शुक्रिया आप सबका।